आज की वीडियो में हम इन्वेंट्री कॉस्ट पे बात करेंगे कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, और फिर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट, कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो सबसे पहले देखते हैं ना कि इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी इन्वेंट्री के ऊपर आती है या स्टॉक के ऊपर आती है। इन्वेंट्री का मतलब वो आइटम्स या वो मटेरियल्स जिनको आप हैंडल करते हैं और इसलिए हैंडल करते हैं कि आप उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। मतलब ऐसा कोई मटेरियल या ऐसी कोई आइटम या ऐसा कोई स्टॉक जिसको आप हैंडल इसलिए करते हैं कि आप उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें, तो ऐसे मटेरियल या ऐसी आइटम या ऐसे स्टॉक को इन्वेंट्री का नाम देते हैं। और इन्वेंट्री के साथ ना बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं। कि एक एग्जांपल देखते हैं कि उस एग्जांपल से ना इन्वेंट्री कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप इन्वेंट्री कॉस्ट को समझ सकें और इन्वेंट्री कॉस्ट की कैटेगरीज को भी समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, एक बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी पड़ी हुई हैं, इसमें फ्रिज है, एयर कंडीशनर्स हैं, एलसीडीज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर जिम आइटम्स भी पड़ी हुई हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट आइटम्स भी हैं, बेकरी आइटम्स भी हैं, टॉयज़ भी हैं, क्रॉकरी है, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, डेकोरेशन पीसेज हैं। मतलब एक बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत सारी इन्वेंट्री है, ये मल्टीपल आइटम्स है। आपको जो भी चीज़ चाहिए वो उस शॉपिंग मॉल से आपको मिल सकती है। तो जब आप देखते हैं ना कि शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई है, तो आपके जहन में एक ख्याल आता है कि क्या जो स्टॉक पड़ा हुआ है या जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके साथ सिर्फ उसकी परचेज कॉस्ट ही एसोसिएटेड है। मतलब जो भी वहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है या जो स्टॉक है या जो आइटम्स वहाँ पे शॉपिंग मॉल के अंदर रखी हुई है सेल करने के लिए, तो क्या उस इन्वेंट्री के साथ सिर्फ उसकी परचेज कॉस्ट ही एसोसिएटेड है। मतलब वो परचेज कॉस्ट जो कि शॉपिंग मॉल वालों ने अपने सप्लायर या वेंडर्स को पे की, जिसके अगेंस्ट उनको वो इन्वेंट्री या वो स्टॉक मिला, तो क्या सिर्फ परचेज कॉस्ट ही एसोसिएटेड है उस सारी इन्वेंट्री के साथ? यकीनन ऐसा नहीं है। उसके साथ परचेज कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो कि उसके साथ एसोसिएटेड है। वो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी होती हैं। इसके अलावा बिल्डिंग रेंट है, वो जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका रेंट है, या जो बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कॉस्ट आई हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, कम्युनिकेशन चार्जेस हैं। इसके अलावा जो इन्वेंट्री रखी हुई है उसके लिए रैक्स बनाए गए हैं या स्टोरेज एरिया बनाया गया है, उसके ऊपर कॉस्ट है। फिर फोर्क लिफ्टर यूज़ होते हैं जब आप इन्वेंट्री को हैंडल करते हैं, तो आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फोर्क लिफ्टर है, आपने उसके थ्रू इन्वेंट्री को उठाया, कॉटन को उठाया और उसको रैक के अंदर रखा, तो ये फोर्क लिफ्टर की भी अपनी एक कॉस्ट है। इसके अलावा आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी आउट हुई, तो उसे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। लैपटॉप चाहिए होता है, प्रिंटर चाहिए होता है, बारकोड रीडर चाहिए होता है, बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। इसके ऊपर भी आपकी कॉस्ट आती है। प्लस आपने ये देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखना कि आपका जो शॉपिंग मॉल है वो एक्यूरेटली रन हो रहा है या नहीं हो रहा, कि उसके अंदर से वेरीफाई करना कि आप स्टॉक आउट तो नहीं हो रहे, आपकी इन्वेंट्री पूरी है या नहीं हो। इसके लिए भी आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करना पड़ती है, जिसके ऊपर भी कॉस्ट आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर जो आइटम्स या जो इन्वेंट्री या जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी सिर्फ परचेज कॉस्ट नहीं है, बल्कि इसकी हैंडलिंग के ऊपर या इसकी कैरिंग के ऊपर बहुत सारी कॉस्ट आती है। इसलिए जो है ना, अब इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या है। अब हम आते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट है जो कि आपकी इनकर होती है ओवर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री को ख़रीदने से लेकर
उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी स्टोरेज और इसकी मैनेजमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आती है ना, इन सारी कॉस्ट को सम अप करके ये बनता है इन्वेंट्री कॉस्ट। और इन्वेंट्री के साथ ना बहुत सारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। फॉर एग्जांपल, एक तो उसकी अपनी परचेसिंग कॉस्ट होती है। जब आप कोई आइटम खरीदते हैं ना, तो उसकी एक वर्थ होती है, एक वैल्यू होती है, वो आप अपने सप्लायर या वेंडर को पे करते हैं। फिर उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, फिर उसकी अनलोडिंग कॉस्ट आती है या लोडिंग कॉस्ट आती है, फिर उसकी इंस्पेक्शन है, फिर उसकी स्टोरेज है, और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या इन्वेंट्री कंट्रोल है। तो हर एस्पेक्ट के ऊपर ना कॉस्ट आती है। तो ये सारी कॉस्ट जो है ना, इनको अगर आप कलेक्टिवली डिफाइन करें ना, तो ये बनती है इन्वेंट्री कॉस्ट। और जो इन्वेंट्री कॉस्ट है ना, उसकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ये 3 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरे को कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, तीसरे को कहते हैं शॉर्टेज या स्टॉक आउट कॉस्ट। और ये जो तीनों कॉस्ट है ना, ये एज अ होल कहलाती हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। अब हम इन पे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को सेटअप कॉस्ट का भी नाम देते हैं। ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि किसी भी इन्वेंट्री की प्रोक्योरमेंट के ऊपर आती है, कि जब आप किसी इन्वेंट्री को ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है ना, उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब आपने किसी इन्वेंट्री का, किसी स्टॉक का ऑर्डर किया, तो उस ऑर्डर के ऊपर आपकी जितनी कॉस्ट आएगी ना, उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है, उसमें सबसे पहले होता है इन्वेंट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परचेज, कि जो आपने इन्वेंट्री खरीदी है ना, उसकी अपनी एक कॉस्ट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फैक्ट्री के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदा, तो उस रॉ मटेरियल की अपनी एक कॉस्ट है। फिर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग प्रोक्योरमेंट। अब जो प्रोक्योरमेंट के मैटर्स हैं ना, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए भी कॉस्ट लगती है। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, हमने शॉपिंग मॉल की एग्जांपल दी, तो उसके शॉपिंग मॉल के अंदर जितनी भी इन्वेंट्री परचेज होके आ रही है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर देना होता है ना, तो उसके लिए आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। तो उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आती है ना, वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर शामिल होती है, कि उसके अंदर जितना ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी होती है। प्लस जो आप पेपर वर्क करते हैं, कि आपने ये देखना है कि आपको कौन कौन सी आइटम्स चाहिए, कब चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, इसके ऊपर भी कॉस्ट आती है, ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है। इसी तरह अपने सप्लायर्स को तलाश करना, कि जिससे आपको आपकी रिक्वायर्ड इन्वेंट्री मिल जाएगी, ये भी कॉस्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर। फिर सप्लाई ऑर्डर्स को प्लेस करना। अब एक शॉपिंग मॉल है ना, हमने उसकी एग्जांपल दी ना, कि उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जिम आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, बेकरी आइटम्स है, टॉयज़ हैं, क्रॉकरी है, स्पोर्ट्स आइटम्स है, डेकोरेशन पीसेस है। अब ये सारी जितनी भी इन्वेंट्री है ना, ये जितना भी स्टॉक है, ये किसी एक सप्लायर से नहीं आता, हर एक के सप्लायर डिफरेंट है। तो इन सप्लायर्स को तलाश करने के ऊपर भी आपकी कॉस्ट आती है। प्लस जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के ऊपर भी आपके चार्जेस आ रहे होते हैं, एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, ये कॉस्ट भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। प्लस जब आप इनको सप्लाई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब भी कॉस्ट आती है। ठीक है। मतलब उसके लिए आप जब फैक्स करते हैं या उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, कोटेशंस लेते हैं, उनकी जो इनवाइस आती हैं, उनको जब आप रिव्यू करते हैं, देखते हैं, और फाइनल जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर भी कॉस्ट आती है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है। इसके बाद जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद फिर आती है लॉजिस्टिक कॉस्ट, कि अब जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है, उस सप्लायर्स की से आपने जो इन्वेंट्री ख़रीदी है या जो स्टॉक लिया है, उस स्टॉक को शॉपिंग मॉल तक लेके आना, इस सारे प्रोसेस के दरमियान भी आपकी कॉस्ट आती है, जिसको कहते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, कि उस इन्वेंट्री को वहाँ से उठा के शॉपिंग मॉल के अंदर लेके आना, उसके लिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। उसके लिए आपको ट्रक्स चाहिए, ये डिफरेंट व्हीकल्स चाहिए। फिर है रिसीविंग कॉस्ट, कि अब वो जो लॉजिस्टिक्स के थ्रू इन्वेंट्री आपके डोर स्टेप पे आ गई है, आपके वेयर हाउस के पास आ गई है, या आपके शॉपिंग मॉल के पास आ गई है, अब उसकी आपने अनलोडिंग करनी है। अनलोडिंग के ऊपर भी कॉस्ट आती है, बिकॉज इसके लिए फोर्क लिफ्टर यूज़ होता है, या डिफरेंट ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं अनलोडिंग के लिए, उनकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है। प्लस आप इंस्पेक्शन करते हैं,
कि जिस क्वांटिटी का आपने मटेरियल ऑर्डर किया था उसी क्वांटिटी में आपके पास आया है और उसी क्वालिटी या उसी ग्रेड का आपको मिला है जो आप चाहते थे, तो इंस्पेक्शन के ऊपर भी आपकी कॉस्ट आती है, ये रिसीविंग कॉस्ट में आती है। प्लस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये कॉस्ट जो है ना ये सारी आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक को कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एक्सेस, दूसरे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग लेस। ऑर्डरिंग एक्सेस का मतलब क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री जो है ना उसको ऑर्डर कर लिया है। एक्सेस का मतलब है ज़्यादा, कि आपने जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में इन्वेंट्री को ऑर्डर कर लिया है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आपने इन्वेंट्री को ऑर्डर कर लिया है ना, तो इसमें क्या होगा कि आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, कि जब वो इन्वेंट्री आपके पास आएगी ना तो उसके ऊपर उसकी जो होल्डिंग है या कैरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा आ गई है, आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली है, तो इसको कहते हैं ऑर्डरिंग एक्सेस। अच्छा, दूसरा है ऑर्डरिंग लेस। अब आपने अपनी रिक्वायरमेंट से कम इन्वेंट्री ऑर्डर की है, तो इसमें आपकी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट आती है। मतलब अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री को ऑर्डर करेंगे ना तो इसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आप कम इन्वेंट्री को ऑर्डर करेंगे ना तो आपकी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एक्सेस प्लस कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग लेस, अगर इन दोनों कॉस्ट को आप प्लस कर देना तो ये बन जाता है टोटल स्टॉकिंग कॉस्ट, TSC। टोटल स्टॉकिंग कॉस्ट इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एक्सेस प्लस कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग लेस। तो आपको करना क्या होता है कि आपको एक बैलेंस करना होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेस भी ना हो और लेस भी ना हो। अगर आपकी एक्सेस है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर आपने ऑर्डर लेस प्लेस किया है तो आपकी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। ये थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट है ना वो है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट का भी नाम देते हैं, कि अब इन्वेंट्री आपके पास आ गई, आपके वेयर हाउस के अंदर आ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर, इन्वेंट्री को परचेज करने के ऊपर, इन्वेंट्री की प्रोक्योरमेंट के ऊपर आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं ना या जो कॉस्ट आती है उसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब वो इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस के अंदर आ गई, तो वेयर हाउस के अंदर आपने उस इन्वेंट्री को जो मैनिपुलेट करना है, जो हैंडल करना है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है ना उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड ओवर इन्वेंट्री स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री को स्टोर करने के ऊपर और इन्वेंट्री की मैनेजमेंट के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है ना इसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। जो इन्वेंट्री स्टोरेज है ना वो दो तरह की हो सकती है, कि एक तो कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का अपना वेयर हाउस है जिसके अंदर उन्होंने उस इन्वेंट्री को स्टोर किया। दूसरा ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी का कोई वेयर हाउस है, वहाँ पे आपने इन्वेंट्री या स्टॉक को स्टोर किया। तो जो किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस के अंदर आप जब इन्वेंट्री या स्टॉक को स्टोर करेंगे ना तो आपको बिल्डिंग रेंट पे करना पड़ेगा, या उनके साथ जो आपका लीज एग्रीमेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो स्टोरेज या तो इन हाउस हो सकती है या आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस के लिए। अच्छा, अब कैरिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है? जब आपके पास इन्वेंट्री आ गई ना, अब आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, उसको स्टोर करना है, तो इसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। सबसे पहले इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है ना वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कि अब आपने उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। तो इसके ऊपर जो कॉस्ट आती है ना, इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स यूज़ होता है उस इन्वेंट्री के मैनेजमेंट के लिए, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने इस इन्वेंट्री के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आई है, प्लस अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को किसी और इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करते तो आपको जो बेनिफिट मिल सकता था, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने इस इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी है और किसी और जो है ऐसा कोई पोर्शन था, कोई ऐसी इन्वेंट्री थी जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, आपने मिस कर दी, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। फिर है स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, कि अब आपने उस इन्वेंट्री को किसी जगह रखना है, किसी बिल्डिंग में रखना है, किसी लोकेशन पे आपने उसको प्लेस करना है, तो उसमें आपका बिल्डिंग का रेंट आता है, वेंटिलेशन है, लाइटिंग है, ठीक है। अगर आपका वेयर हाउस अपना है
तो उसमें आपको रेंट तो पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको स्पेस मैनेजमेंट के लिए भी कॉस्ट आती है। लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का वेयर हाउस लिया हुआ है तो उसमें आपको बिल्डिंग रेंट पे करना पड़ेगा, प्लस उनके सर्विस चार्जेस देना पड़ेंगे। वेंटिलेशन कॉस्ट है, लाइटिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ते हैं। इसके अलावा फिर है हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि अब जो आपके पास इन्वेंट्री है ना, उसकी मूवमेंट भी तो करनी है। उस इन्वेंट्री को प्लेस करना है या उसको आउट करना है, मतलब या तो उसको आपने रखना है उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन के ऊपर, या अगर आपने रख लिया है तो आपने उसको सेल करना है या यूज़ करना है तो वहाँ से आपने उसको उठाना भी है, मतलब इन्वेंट्री की मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट के लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, फोर्क लिफ्टर चाहिए हैं या ट्रॉली चाहिए है या कोई और आप टूल यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है ना वो होती है हैंडलिंग कॉस्ट। प्लस इसके लिए जो इसके अंदर जो आपकी लेबर काम करती है, उसकी लेबर को भी आपको सैलरी देना पड़ती है, उनको इंसेंटिव्स देना पड़ते हैं, वो भी हैंडलिंग कॉस्ट में आती है। जो नेक्स्ट कॉस्ट है ना कैरिंग कॉस्ट के अंदर, वो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि आपकी जो इन्वेंट्री है ना वो पड़े पड़े डैमेज भी हो सकती है। मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज होने से, उसकी केमिकल चेंजेस की वजह से उसकी वर्थ कम हो सकती है, हो सकता है वो वेस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए। तो ये कॉस्ट जो होती है ना, ये कहते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट। नेक्स्ट आती है इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट। ये भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है। इसमें इन्वेंट्री लॉस भी हो सकती है। जब इन्वेंट्री की आप शिपमेंट कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें इन्वेंट्री लॉस भी हो सकती है, थेफ्ट हो सकता है, फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट है ना, इसको कहते हैं इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट। फिर है ऑब्सोलेंस कॉस्ट, कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी पड़ी ऑब्सलीट होगी या एक्सपायर होगी, कि आपने इतनी इन्वेंट्री अपने पास रखी हुई थी कि उसका यूज़ नहीं हुआ, या वो एक्सपायर होगी या ऑब्सलीट होगी कि अब वो किसी काम की नहीं है, आपको उसके डिस्पोज करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है ना, इसको कहते हैं ऑब्सोलेंस कॉस्ट। ये भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होती है। अच्छा, ये जो सारी कॉस्ट है ना, ये आपकी इन्वेंट्री की हैंडलिंग के ऊपर आती है, ये उसकी स्टोरेज के ऊपर आती है। तो इसलिए इन सब कॉस्ट जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्टोरेज स्पेस कॉस्ट, हैंडलिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इन्वेंट्री रिस्क कॉस्ट या ऑब्सोलेंस कॉस्ट, इन सब को कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, इन्वेंट्री स्टोरेज कॉस्ट। अच्छा, जो दूसरी कॉस्ट होती है ना, ये जो आती है ना, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी नाम देते हैं। इसके अंदर आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, टैक्सेस होते हैं, इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है। आपको इंश्योरेंस क्यों करना पड़ती है? इंश्योरेंस इसलिए करना पड़ती है कि आप अपनी इन्वेंट्री को सिक्योर करना चाहते हैं, लॉस से, चोरी से बचाना चाहते हैं, थेफ्ट है, फ्लड से बचाना चाहते हैं। बिकॉज आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना, वो आपके लिए एक प्रीशियस एसेट होती है, उसके ऊपर आपके बहुत सारे फाइनेंस लगा होता है, उसके ऊपर आप बहुत सारी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसीलिए आप उसको इंश्योर्ड करते हैं। तो आपको इंश्योरेंस की मद में भी कॉस्ट पे करना पड़ती है। जो थर्ड टाइप है ना इन्वेंट्री कॉस्ट की, वो कहते हैं शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट को स्टॉक आउट कॉस्ट का भी नाम देते हैं। शॉर्टेज कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के अंदर आती है कि जब आपका बिजनेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, कि आपके पास स्टॉक खत्म हो जाए, तो जो आपकी कॉस्ट आती है ना, उसको कहते हैं शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट किस वजह से आ सकती है? शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक आउट आप किस कंडीशंस के अंदर हो सकते हैं? सबसे पहला तो है ना डिसरप्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट, कि किसी वजह से आपकी प्रोडक्शन डिसरप्ट होगी, प्रोडक्शन स्टॉप होगी। तो जब आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो फारिग बैठे हैं, वो कोई काम नहीं कर पा रहे। तो जब वो कोई काम नहीं कर पा रहे, तो आपको उनको सैलरी तो पे करनी है। तो इसका मतलब है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रही है। ये आती है डिसरप्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट में। फिर आती है इमरजेंसी शिपमेंट कॉस्ट, कि अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो आउट ऑफ स्टॉक होने के केस में जब आप इमरजेंसी में रॉ मटेरियल मंगवाएंगे या शिपमेंट मंगवाएंगे, तो इसके लिए आपको आमतौर पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ती है कि आपकी जो शिपमेंट है वो टाइमली आ जाए, या विद इन लेस टाइम ड्यूरेशन आपके पास पहुंच जाए, या फौरी आपको डिलीवरी हो जाए। तो इस केस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ते हैं। फिर कस्टमर लॉयल्टी एंड रेपुटेशन कॉस्ट आती है, कि आप आउट ऑफ स्टॉक हुए, कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपके पास स्टॉक ही नहीं है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप उसकी डिमांड पूरा नहीं करेंगे, तो कस्टमर किसी और सप्लायर की तरफ स्विच कर जाएगा,
तो आपने अपने कस्टमर को खो दिया, आपने अपनी मार्केट गुडविल को खो दिया, आपने अपनी रेपुटेशन को खो दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। वो ऑर्डर देने से पहले सोचेगा कि आपके पास स्टॉक है या नहीं है। तो इसे कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, रेपुटेशन कॉस्ट आती है। तो आज की वीडियो में हमने इन्वेंट्री कॉस्ट की 3 टाइप को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।